नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 1 फरवरी 2021 का दिन भारत के आर्थिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख बनने का मादा रखती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि इस बार के बजट में कुछ ऐसा होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। निर्मला के नेवर बिफोर बजट पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि आजाद भारत में शायद ही किसी वित्त मंत्री को इतनी अधिक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा जितना निर्मला सीतारमण को करना पड़ रहा है। बजट में क्या होगा ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में 2021 का बजट संकट काल का सबसे बड़ा आर्थिक दस्तावेज होगा। मोदी सरकार इस दस्तावेज में क्या कुछ क्रांतिकारी कर सकती है, ये समझने के लिए आज हम इतिहास के कुछ पन्ने पलटेंगे। आज हम उन बजटों का सार समझाएंगे जो तब पेश किए गए थे जब भारत जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रहा था। आज बात होगी मोरारजी देसाई से मनमोहन सिंह तक के बजट की, नेहरू से नरसिम्हा राव तक के विजन की। इन सारे बजटों में कहीं ना कहीं आपको कोरोना काल जैसे संकट से लड़ने का रास्ता दिखेगा और यह भी पता चलेगा कि मुश्किल वक्त में भारत ने अपने बटुए के धागों में कितनी ढील दी और कब कब उस डोर को कस दिया। देश के सामने सबसे बड़ा संकट काल कौन सा था, इस पर विद्वानों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अगर आजाद भारत के इतिहास को पलटा जाए तो 1963 का साल संकट की सारी परिभाषाओं में सबसे ऊपर नजर आता है। ये वो साल था जब देश की सीमाओं की रक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। भारत पर चीन के हमले ने आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक जड़ें हिलाकर रख दी थी। समाज में एक ऐसी घबराहट थी जिससे देश को बाहर निकालना आसान नहीं था। देश को आजाद हुए सिर्फ 15 साल हुए थे। ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उद्योग थे और ना ही इतना अनाज कि हर नागरिक का पेट भरा जा सके। ऐसे में 28 फरवरी 1963 की शाम को तब के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अपने बजट का पिटारा खोला। मोरारजी देसाई के उस बजट भाषण में अर्थव्यवस्था से ज्यादा देश के सम्मान और सीमाओं की हिफाजत का दर्द छलक रहा था। मोरारजी देसाई ने कहा, मैं अर्थव्यवस्था के रुझानों से ज्यादा देश की सरहदों की चुनौतियों पर बोलूंगा। और फिर एक ऐसी घोषणा हुई कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी हैरत में पड़ गए। उस समय सरकार ने कुल 1852 करोड़ रुपए के खर्च की घोषणा की, जिसका 38% हिस्सा यानी आधे से थोड़ा ही कम देश की रक्षा को न्योछावर कर दिया गया। संकट से लड़ने के इसी जज्बे ने 8 साल के भीतर ही भारत को इतना ताकतवर बना दिया कि 1971 में भारतीय सेना ने सिर्फ 14 दिन में पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। हे मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भर लो पानी। 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लता मंगेशकर ने चीन युद्ध में मारे गए शूरवीरों को श्रद्धांजलि देते हुए इस गीत को गाया। तब मंच पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। उनकी आंखें भर गईं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय सुरक्षा की थी, सेना को मजबूत करने की थी। बुनियादी ढांचा खड़ा करने के साथ सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने की थी। तब देश के वित्त मंत्री की कुर्सी पर थे मोरारजी देसाई। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी।
बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुके इस गाने के बोल लोगों की रगों में देशभक्ति का ज्वार पैदा कर रहे थे। फौजियों के बलिदान को याद दिलाया जा रहा था। संदेश दिया जा रहा था कि सरहद पर फौजियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, अब लोगों को त्याग करना है। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई समझ चुके थे कि फिलहाल देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। 1962 में अगर आप याद करें, जब भारत की सेना ने लड़ाई की थी, तब जर्सी नहीं थी, स्वेटर नहीं थे, लेदर के बूट्स में हाई एल्टीट्यूड में बर्फ में जाकर लड़ाई की। एम्यूनिशन नहीं था, हथियार नहीं थे, और एक ट्रेनिंग की भी बहुत कमी थी। 1961-62 में जहां रक्षा बजट 309 करोड़ था, 1962-63 में 473 करोड़ रुपए पहुंचा। 1963-64 में मोरारजी देसाई ने रक्षा बजट को बढ़ाकर 816 करोड़ कर दिया। पिछले साल के तुलना में 2 गुना से थोड़ा कम। एक क्राइसिस आ गया, चाइना के साथ में हमसे लड़ाई छिड़ गई। ये इसके लिए हमारा देश तैयार नहीं था, बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड ढंग से बजट एक क्राइसिस रिस्पांस था। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने पड़े क्योंकि और जरिया ही नहीं था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कम करना पड़ा क्योंकि 1962 का अगर आप डिफेंस बजट को देखें तो सबसे कम एलोकेशन था। जीडीपी से डिफेंस एक्सपेंडिचर 1.2% ही रहा होगा। अभी तक हम जिक्र करते हैं कि 1962 जो चाइना वॉर के पहले साल का था, उसमें बिल्कुल डिफेंस की कोई तैयारी ही नहीं थी। अचानक इसमें वृद्धि करनी पड़ी। 1962-63 का जो बजट था, जो श्री मोरारजी देसाई ने उसको प्रेजेंट किया था, वो भारत चीन युद्ध के बाद पहला बजट था। और उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी डायरेक्ट टैक्सेस में, जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, उस पर काफ़ी तवज्जो दी गई थी। मोरारजी देसाई समझ चुके थे कि पूर्व में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारतीय फौज के हाथ अभी बहुत मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने वित्त मंत्री रहते रक्षा बजट में लगातार इजाफा किया। इससे भारतीय सेना का आधुनिकीकरण शुरू हुआ। 60 के दशक के शुरुआती सालों में पाकिस्तान के पास अमेरिका में बने शानदार पैटर्न टैंक मौजूद थे। वहीं भारत ब्रिटेन में बने गिनती के सेंचुरियन टैंकों से काम चला रहा था। पाकिस्तानी टैंक जहां रात में भी युद्ध करने में सक्षम थे, वहीं भारतीय सेना के टैंक रात में कारगर नहीं थे। पाकिस्तान के पास जहां F-86 सैबर फाइटर जेट थे, F-104 स्टार फाइटर पर लगी मिसाइलें दुश्मन के हवाई युद्ध में ताकत बढ़ा रही थी, वहीं भारतीय वायुसेना में MiG-21 का पहला स्क्वाड्रन शामिल किया जा रहा था। पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। भारत के पास जो फाइटर जेट थे, वो रात की लड़ाई में कारगर नहीं थे। मोरारजी देसाई ने रक्षा बजट में लगातार इजाफा कर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के आधुनिकीकरण की मुहिम को तेज कर दिया। चीन युद्ध के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों को गलतफहमी हो गई कि भारतीय फौज को आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन 1965 के युद्ध में भारतीय फौज ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की गलतफहमी दूर कर दी। जब हम 1965 का युद्ध देखते हैं, तभी भी हमारे पास एयरफोर्स इतनी मॉडर्न नहीं थी। उनके पास सैबर जेट्स, उनके पास पैटर्न टैंक, और भारत की सेनाओं ने तब मेन खास तौर से एक जज्बा था। कुछ मॉडर्नाइजेशन हुआ था, कुछ खरीदारी हुई थी, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान के मुकाबले में टेक्नोलॉजी वाइज हम नहीं थे। 1965 का युद्ध भारतीय फौज के लिए वार्म अप एक्सरसाइज की तरह था। दोनों ही पक्षों ने अपने अपने जीत के दावे किए, लेकिन सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत पूरी शिद्दत से महसूस की गई। हमारा थोड़ा पाकिस्तान के साथ हुआ था, और उससे ज़्यादा जो चीन के साथ संघर्ष या शुरू हुआ था, उसी के अंतर्गत ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न कर लिया था बजट में
कि कैसे मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो रोड बन रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम एरिया में जो बन रहे हैं उसका प्रोविजन ऑलरेडी कर लिया था। भारतीय सेना को हर तरह के साजो सामान से लैस किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि 1962 के 5 साल बाद नाथुला के जंग में भारतीय फौज ने चाइनीज लिबरेशन आर्मी को बुरी तरह हराया। जहां चीन के 400 से ज्यादा अफसर और जवान मारे गए तो भारत के 90 शूरवीर शहीद हुए। 1971 में भारतीय फौज ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों का अहंकार चूर चूर कर दिया। इस लड़ाई में भारतीय फौज ने न सिर्फ पाकिस्तान को बुरी तरह हराया बल्कि 2 टुकड़े भी कर दिए। तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी इंदिरा गांधी। 1971 के युद्ध के बाद रक्षा बजट और बढ़ाया गया, जिससे भारतीय फौज के आधुनिकीकरण और हथियारों से लैस करने की मुहिम लगातार जारी रही और आज की तारीख में इंडियन आर्मी हर मोर्चे पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है। 1963 से पहले भी भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर चुका था। सूखे की वजह से अनाज के भंडार खाली थे। 1953 से 1956 के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में आया उछाल खत्म हो चुका था। एक ही साल में रिजर्व बैंक में विदेशी पूंजी 43% कम हो चुकी थी। देश के वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे। कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। देश के खजाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ही कंधों पर आ गई। अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही नेहरू ने कहा कि अप्रत्याशित वजह से आखिरी वक्त पर बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। लेकिन आखिरी लम्हों में मिली इस जिम्मेदारी के बावजूद नेहरू ने एक अभूतपूर्व बजट पेश कर दिया। 1958 से 1959 के बजट की सीधी मार देश के अमीर तबके पर पड़ी। बजट में पहली बार वेल्थ टैक्स की घोषणा हुई और उपहारों पर भी टैक्स लगा दिया गया। पैसा जुटाने का इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. सत्ता अपने साथ समस्याएं भी लाती है। वादा निभाते निभाते नेहरू सरकार की छवि पर जीप घोटाले के बाद शेयर घोटाला डेंट मार रहा था। शेयर घोटाले की लपटें तब के वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी की ओर जा रही थी। दरअसल आजादी के बाद कोलकाता के कारोबारी हरिदास मुंद्रा ने गलत तरीके से कई कंपनियों पर कब्जा किया। घाटे में चल रही हरिदास मुंद्रा की कंपनियों में LIC ने मोटा निवेश किया। कहा जाता है कि LIC ने निवेश सरकार के दबाव में किया। नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे थे। ऐसे में टीटी कृष्णमाचारी को वित्त मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। बजट पेश करने की जिम्मेदारी PM नेहरू पर आ गई। वित्त वर्ष 1958-59 का बजट पेश करते हुए पंडित नेहरू ने पहली बार गिफ्ट टैक्स लगाया। डायरेक्ट टैक्स में पहली बार गिफ्ट टैक्स लगाया गया। 10,000 रुपए से अधिक की चीजों के ट्रांसफर पर टैक्स का प्रावधान किया गया। पत्नी को 1 लाख रुपए तक का गिफ्ट बिना टैक्स देने की छूट दी गई। पंडित नेहरू ने बजट भाषण के दौरान कहा, गिफ्ट के जरिए अपने संबंधियों का, परिजनों को संपत्तियों का ट्रांसफर न सिर्फ राज्य कर की चोरी करने बल्कि वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स बचाने का भी जरिया है। पंडित नेहरू ने गिफ्ट टैक्स के जरिए एक और सरकार और नौकरशाही में बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की कोशिश की, तो दूसरी ओर सरकार की कमाई बढ़ाने का नया जरिया भी बना। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इसको समझा कि चूंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम आ रहा है, दूसरे सोर्सेज से जैसे टैक्स को बढ़ाने की संभावना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आमदनी जो है औसत आमदनी बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स की बात सोची। अंग्रेजों से तो भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन लोगों की आंखों में पल रहे सपने पूरे नहीं हुए थे। उस दौर के भारत की चुनौतियों को बयां करती है 1953 में आई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन,
जिसमें जमींदार एक गरीब परिवार को धमकी देता है कि अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी 2 बीघा जमीन जब्त कर लेगा। उसी दौर में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में साहूकार के अत्याचार से एक परिवार के तबाह होने और महिला के संघर्ष को फिल्माया गया। दोनों फिल्में तब के समाज की हकीकत बयां करती हैं। ऐसे में गरीब अमीर के बीच की खाई को पाटने के लिए समाजवादी सोच वाले नेहरू की अगुवाई वाली सरकार के बजट में आयात के लिए लाइसेंस जरूरी किया गया। धन कुबेरों पर वेल्थ टैक्स लगाया गया। एक्साइज ड्यूटी 400% तक कर दी गई। इसकी आर्थिक हालत बहुत नाजुक थी उस वक्त भी, और वेल्थ टैक्स और जो गिफ्ट टैक्स लगाया उन्होंने, क्योंकि सरकार को रेवेन्यूज की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी। नेहरू के समाजवादी एजेंडे को आगे बढ़ाया मोरारजी देसाई ने, लेकिन अपने समय की चुनौतियों से निपटने के लिए देश के खजाना मंत्री ने कड़े और बड़े फैसले लेने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। –1971 इंदिरा गांधी के स्वर्णिम काल का चरम था। इसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती गई। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का 1 हफ्ते का खर्च 200 करोड़ रुपए था, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। 1971-72 में देश की जीडीपी बमुश्किल 0.9% थी। लगातार सूखा पड़ रहा था। बांग्लादेश से आए 1 करोड़ के करीब शरणार्थियों का भी पेट भरना था। पूरी दुनिया भी मंदी के चपेट में थी। 1973 में अचानक तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में कच्चा तेल $3 से बढ़कर $12 प्रति बैरल हो गया। महंगाई को रोकना नामुमकिन था। तब 1974-75 का बजट आया। बजट बनाने वाले थे वाईबी चौहान। देश को मुश्किल से निकालने के लिए चौहान ने नया फॉर्मूला निकाला। उन्होंने इनकम टैक्स का रेट कम कर दिया। चौहान का मानना था कि टैक्स कम होगा तो ज्यादा लोग टैक्स देंगे, लेकिन उस वक्त देश में इतनी राजनीतिक उथल-पुथल थी कि इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। एक फायदा यह हुआ कि चौहान के बजट ने आने वाले वित्त मंत्रियों के लिए डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म का रास्ता खोल दिया। इसमें लोगों को राहत देने का भी मंत्र छिपा था और सरकार की कमाई बढ़ाने की बिल्कुल नई सोच भी। पहली बार इनकम टैक्स दरों में कटौती की गई। 1971 में अधिकतम इनकम टैक्स 85% था। इस पर 10% सरचार्ज भी लगता था, मतलब 93.5% इनकम टैक्स लगता था। साल 1974 में इनकम टैक्स में वाईवी चौहान ने कटौती की। ये 70% हो गया। 10% सरचार्ज भी था। इस तरह घटकर इनकम टैक्स की दर 77% हो गई। 1974 में टैक्स सुधार का जो सिलसिला वाईवी चौहान ने शुरू किया, वो बदस्तूर जारी रहा। 1976 में इनकम टैक्स की दर गिरकर 60% और 10% सरचार्ज को मिलाकर 66% पर आ गई। 1984 में इनकम टैक्स 55% और 12.5% सरचार्ज तय हुआ, मतलब 61.9%। 1985 में तो इनकम टैक्स की दर गिरकर 50% पर आ गई। सरचार्ज भी हटा लिया गया। इनकम टैक्स दरों में कमी से टैक्स चोरी की प्रवृत्ति में कमी आई, जिससे टैक्स दायरे में आने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ। पूरी दुनिया में बदलाव की तेज बयार बह रही थी। क्राइसिस टाइम बजट यानी संकट काल के बजट की सबसे बड़ी परीक्षा 1991 में हुई। उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। देश में केवल 15 दिन की विदेशी मुद्रा बची थी। देश भयंकर आर्थिक संकट में डूब चुका था। ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना क्रांतिकारी बजट लेकर आए। भाषण में उन्होंने कहा, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ पहुंचा है। मनमोहन सिंह मशहूर फ्रांसीसी साहित्यकार विक्टर ह्यूगो की मशहूर पंक्तियों का जिक्र कर रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के विचार का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ।
पर भारत की अर्थव्यवस्था उदारवाद के राह पर चल पड़ी। सरकारी नौकरियों की उम्मीद में हर साल करोड़ों सपने टूट रहे थे। आरक्षण ने समाज के निचले तबके में उम्मीद तो पैदा की, लेकिन नौकरियां दिनों दिन कम हो रही थी। अर्थव्यवस्था को लेकर तंग नजरिए की वजह से हिंदुस्तान बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। ऐसे में तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश की आर्थिक सेहत दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। राजनीतिक स्तर से भी कोई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी। 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए थे। वीपी सिंह से चंद्रशेखर से नरसिम्हा राव आ गए थे। उस समय अर्थव्यवस्था भी बहुत ही खतरे में थी। तो उस समय बहुत ही बहादुरी के साथ में मैं समझता हूं कि इकोनॉमी में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस किए गए। वो ड्रास्टिक चेंजेस क्या थे? एक तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर तरह के फैसले लेने की पूरी छूट दी। ऐसे में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने अपनी समझ और दूरदर्शी सोच का इस्तेमाल करते हुए वित्त वर्ष 1991-92 के लिए ऐतिहासिक बजट तैयार किया। दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए। भारतीय कंपनियों के लिए भी विदेशों में कारोबार की राह आसान हुई। कस्टम ड्यूटी 220% से घटाकर 150% किया गया। लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया। आर्थिक कठिनाई हुई थी 1990 में। उसके बाद पहला बजट था और एक तरह से उसने आर्थिक सुधारों का एक दिशा निर्देश दिया था। उस बजट पे मनमोहन सिंह जी ने काफ़ी बदलाव किए थे डायरेक्ट टैक्सेस के। मनमोहन सिंह की नीतियों ने हिंदुस्तान के दरवाजे, खिड़कियां कारोबार के लिए देशी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए। मसलन आरबीआई का बैंकों पर कंट्रोल कम किया गया। कैपिटल मार्केट से जुड़े सभी अधिकार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को सौंपे गए। उद्योग उत्पाद और कीमत को बाजार पर छोड़ दिया गया। 18 उद्योगों को छोड़कर शीर्ष पर लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म और सरकारी कंपनियों को विनिवेश की भी मंजूरी दी गई। विदेशी पूंजी के लिए उन्होंने हालात सुधार दिया, आसान कर दिया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक रहा था उसको भी निकाल दिया। तो उसके बाद हालांकि वो रिफॉर्मेशन की जो लिबरलाइजेशन की जो आगे और जो बढ़ना था उन्होंने बढ़ा नहीं। मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की जो राह दिखाई उसका जल्द ही फायदा दिखने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ वर्षों में ही आईसीयू से बाहर निकलकर दौड़ने लगी। 1991 में जहां जीडीपी विकास दर 1.06% थी, वो अगले साल यानी 1992 में बढ़कर 5.84% पर पहुंच गई। 1995 में जीडीपी विकास दर बढ़कर 7.57% हो गई। 1999 में 8.85% तक पहुंच गई। मनमोहन सिंह के उदारीकरण की नीतियों की वजह से देशी विदेशी कारखाने तूफानी रफ्तार से खुलने लगे, जो न सिर्फ हिंदुस्तान के जीडीपी के आंकड़े को बढ़ा रहे थे, बल्कि लाखों नौजवानों को नौकरी और करोड़ों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी दे रहे थे। लेकिन 2020 में आए कोरोना संकट ने भारत के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है, जिससे उबरने का रास्ता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपने बजट भाषण में बताना है। सोमवार की सुबह निर्मला सीतारमण के लिए ऐतिहासिक होगी। उस दिन वो एक ऐसी इबारत लिख सकती हैं जिससे हमेशा के लिए आर्थिक राजनीति के इतिहास में उन्हें याद रखा जाएगा। अगर संकट काल के पिछले बजटों का सार देखें तो निर्मला सीतारमण के पास 4 बड़े विकल्प हैं। पहला रास्ता है 1959 के नेहरू का, अमीरों पर और टैक्स लाद दिया जाए। दूसरा रास्ता 1963 के मोरारजी देसाई का, जो भी क्षेत्र संकट में है वहां सरकारी खर्च को इतना बढ़ा दें कि संकट ही खत्म हो जाए। तीसरा 1974 के डॉक्टर वाई बी चौहान का, इनकम टैक्स इतना कम कर दिया जाए
कि हर कोई टैक्स देने लगे। और चौथा, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का एक ऐसा विचार लाया जाए जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक न सके। अब देखना है कि सोमवार को वित्त मंत्री किन नीतियों पर जोर देंगे जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे और आर्थिक विकास की गति तेज हो सके। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बजट की सटीक और सार्थक कवरेज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।